हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 से। देखिए यहाँ पर आपका जो है अध्याय 9वां चल रहा था, सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और तापमान। आज इसका जो है यहाँ पर हम पार्ट 2 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अब तक हमारा नया चैनल रूरल एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हमारी डेली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम की करंट अफेयर सीरीज आ रही है मॉर्निंग में, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब चलिए बात कर लेते हैं इस अध्याय की। देखिए आपने इसमें पूर्व में यानी इस अध्याय के पार्ट 1 में आपने वायुमंडल का तापन और शीतलन देख लिया था। वहाँ पर 4 क्रियाएं जो थी, विकरण लास्ट हेडिंग थी उसमें, तो वो सब चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो गई थी। आज यहाँ पे पार्ट 2 में हम यहाँ पर पृथ्वी का ऊष्मा बजट देखेंगे, इसका ऊष्मा बजट जानेंगे। देखिए ऊष्मा बजट के संदर्भ में यहाँ पर आपको एक एक पॉइंट जो है बारीकी से समझना पड़ेगा और ये वही व्यक्ति समझ पाएगा जिसका मैथ थोड़ा सा अच्छा होगा। मैथ मतलब ज़्यादा अच्छा भी नहीं चाहिए, बस आपको जोड़ना घटाना आना चाहिए, यानी आप समझ रहे होंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन करना आना चाहिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नहीं आता है तो यकीनन आपको समझ में आने वाला नहीं है। यानी जोड़ घटाव अगर आपको अच्छा आता है तो आपको ये समझ में आ जाएगा। पूरा ये मैथमेटिकल रूप से है ऊष्मा बजट, और इसमें हम जानेंगे कि हमें कितनी ऊष्मा पृथ्वी को प्राप्त होती है, कितनी यहाँ पर लौटा दी जाती है, तो वो पूरा प्रक्रम दिखाया गया है। देखिए इस प्रक्रम को समझने के लिए हम थोड़ा एक चार्ट का इस्तेमाल करेंगे, यानी यहाँ पर जो लिखा है वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम चार्ट पर आते हैं। तो चार्ट पर हम यहाँ पर जैसे हम मैथ में कंसीडर करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी देखेंगे कि किस तरह से हम कंसीडर करेंगे। देखिए हम ये मान लेते हैं कि जो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है सूर्य से, जो हमें ताप प्राप्त होता है, तो वो वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 100% प्राप्त होता है। यानी हम मान लेते हैं सूर्य से हमें जो ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो 100% ऊष्मा या ऊर्जा सूर्य से आ रही है। ठीक है, अब 100% आ गई। अब देखिए इसमें 100% जो आ रही है, आप ऑब्वियसली बात, आप ये तो बात समझ रहे होंगे कि पूरी की पूरी हमें प्राप्त नहीं हो रही है। कुछ भाग जो है बीच में ही इसका जो है गायब हो जा रहा है, कुछ भाग हम तक पहुंचने के बाद वापस लौट जा रहा है, यानी पूरी ऊष्मा तो हमें ऊर्जा तो नहीं मिल रही है सूर्य की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें जो है 100% यहाँ से सूर्यातप स्टार्ट हुआ, सूर्य से आया। ठीक है, अब इसका क्या है, जो सूर्यातप है इसका वायुमंडल से गुजरते हुए कुछ भाग जो होता है वो परावर्तित हो जाता है। आप समझ रहे हैं, मतलब यानी इसका कुछ भाग जो है वायुमंडल में जैसे ही आया और वो भाग जो है परावर्तित हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है, या फिर कुछ भाग अवशोषित भी कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 100 इकाई जो ऊर्जा यहाँ से चली है, 100 इकाई में से क्या होता है, 35 इकाइयाँ जो होती हैं, 35 इकाइयाँ जो होती हैं, वो इकाइयाँ जो होती हैं पृथ्वी के धरातल पर पहुँचने से पहले ही अंतरिक्ष में ये परावर्तित हो जाती हैं। यानी कि यहाँ पर 35 इकाइयाँ क्या होती हैं, ये अंतरिक्ष में ही परावर्तित हो जाती हैं। पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। यानी आप परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन तो जानते होंगे। परावर्तन का मतलब ये होता है कि भाई जिस माध्यम में प्रकाश आ रहा है उसी माध्यम में प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस चला जाए तो वो परावर्तन कहलाता है। अपवर्तन का मतलब ये होता है कि जब जिस माध्यम में प्रकाश आ रहा है और वो उस माध्यम से किसी अन्य माध्यम में चला जाए तो अपवर्तन होगा। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, आपको प्रकीर्णन के बारे में पता होगा कि भाई हमारे वायुमंडल में जल, वाष्प, धूल के कण और बहुत सारे कण विद्यमान होते हैं। तो जब प्रकाश आ रहा होता है तो उनसे टकराता है तो विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, यानी एकदम छिटक टाइप जाता है, ऐसे बोल सकते हैं हम। ठीक है, उसे प्रकीर्णन बोलते हैं। तो परावर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन की प्रक्रिया आप जानते हैं। नहीं जानते हो तो 9th-10th के शांति मैम के जो वीडियो है वहां पर देख लीजिए आप, तो वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन ये सब बताया है वहां पर। ठीक है, प्रकाश के बारे में हम अब मुद्दे पर आते हैं। यानी हम ये बता रहे हैं यहाँ पर कि भाई 100 इकाई ऊष्मा सूर्य से चली है। ठीक है, उसमें 35 इकाई ऊष्मा जो है, ठीक है, 35 इकाइयां जो है वो पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में जो है परावर्तित हो जाती हैं। यानी 35 इकाई का परावर्तन हो जाता है। परावर्तन कैसे होता है वो अब यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए 35 इकाई में से यहाँ पर क्या होता है, 35 इकाई में से भी यहाँ पर 27 इकाइयां जो होती हैं वो आपके बादलों के द्वारा परावर्तित हो जाती हैं। यानी बादलों पर टकराने के फलस्वरूप 27 इकाइयां बादलों से परावर्तित हो जाती हैं। 2 इकाइयां यहाँ पर जो आती हैं वो नीचे तक आती हैं, और जो आपके हिमाच्छादित स्थान है, यानी वो बर्फ से ढके हुए स्थान है, तो हम केवल हिमाच्छादित लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, तो वहां से टकराने के बाद वापस लौट जाती हैं। 6 इकाइयां जो होती हैं इसमें से, ठीक है, 6 इकाइयां जो हैं वो, यानी कि जो आपका ऊपर वायुमंडल है, वायुमंडल में प्रकीर्णन के फलस्वरूप 6 इकाइयां जो है वापस लौट जाती हैं। तो ऐसे करके ये टोटल जो हानि इसकी हो रही है, यानी परावर्तित जो हानि हो रही है वो 35 इकाइयों की हो रही है। अगर आप इन्हें जोड़ेंगे 27 + 2 + 6 तो आप यहाँ पे 35 पाएंगे। ठीक है, यानी 35।
अब आप जोड़ के देख लेना आप, ठीक है, मेरा तो सब जोड़ा हुआ है। तो ऐसे करें 35 यानी 35 जो इकाइयां प्रकाश की हैं वो परावर्तित हो जा रही हैं, ठीक है, यानी वो हमें मिल ही नहीं पा रही हैं। अब आप 100 में से अगर 35 घटा देंगे तो कितना बचा, 100 में से अगर हम 35 घटाएंगे तो बचा हुआ प्रकाश कितना बचा, 65, 65 बचा, 65 इकाई बचा। अब देख लेते हैं 65 इकाइयों का क्या होता है। देखिए 65 इकाइयाँ जो हमारी हैं, 65 जो इकाइयाँ हमारी हैं, उनमें से 65 इकाइयों की अगर हम बात करें तो 65 इकाइयाँ में से यहाँ पर ये जो 65 इकाइयाँ हैं ये अवशोषित होती हैं, यानी किसके द्वारा, आपके पृथ्वी के द्वारा या फिर कुछ बादलों के द्वारा ये अवशोषित होती हैं 65 इकाइयाँ, ठीक है, यानी ये तो 35 इकाइयाँ तो लौट गई, अब 65 इकाइयाँ जो है वो अवशोषित हो रही हैं। अब देखिए इसमें से 65 में से 14 इकाइयाँ जो हैं सीधी सीधी जो आपका वायुमंडल ऊपर है, क्षोभ मंडल या समताप मंडल है, तो 14 इकाइयाँ उस वायुमंडल में अवशोषित हो जाती हैं, यानी 65 में से भी 14 इकाइयाँ जो होती हैं आपका जो ऊपर का वायुमंडल है, तो आपके वायुमंडल में ही इनका अवशोषण हो जाता है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर 65 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 65 में से हमने 14 घटाए तो कितना बचा यहाँ पे, यहाँ 59 बचेगा, ठीक है, सॉरी 59 का बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर 5 में से 4 घटाए 1 और 6 में यानी 51 बचेगा, 59 बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये 51 बचेगा, ठीक है, 51 बचेगा, ठीक है, 51 इकाइयाँ बची, यानी 14 इकाइयाँ तो वायुमंडल में अवशोषित हो गई, ऊपर से प्रकाश आया, हमारा जो वायुमंडल विद्यमान है 14 इकाइयाँ उसने अवशोषित कर ली, बाद बाकी 51 इकाइयाँ जो थी ये हमारी पृथ्वी के सरफेस तक पहुंच पाई, यानी कि पृथ्वी के धरातल तक पहुंच पाई, यानी धरातल तक पहुंच पाई, सतह तक पहुंच पाई, हम ये कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब धरातल पे इकाइयाँ ये पहुंच गई हैं 51 इकाइयाँ। अब देखते हैं इनका क्या होता है। अब इनमें से यानी कि 51 इकाइयाँ धरातल पे पहुंची हैं। अब देखिए यहाँ पर एरो यहीं से लगेगा, रिवर्स का और एरो भी लगेगा, यानी सभी की सभी अवशोषित नहीं होती हैं, इनमें से वापस भी कर दी जाती हैं पृथ्वी के द्वारा। तो यहाँ पर इसे हमने चार्ट ऐसे बना लिया है, ऐसा चार्ट। तो इनमें से 51 में से क्या होता है, 51 में से 17 इकाइयाँ जो होती हैं धरातल पे आने के बाद, 17 इकाइयाँ इनमें से जो है वो धरातल पे आने के उपरांत सीधे अंतरिक्ष में उनका निष्कासन हो जाता है, यानी डायरेक्ट ये अंतरिक्ष में निकल जाती हैं। यानी अवशोषण हुआ नीचे, जैसे धरातल पे पहुंची और धरातल पे आने के उपरांत ये सीधे अंतरिक्ष में इन्हें निष्कासित कर दिया गया, ठीक है, यानी इन्हें क्या कर दिया गया, अंतरिक्ष में पृथ्वी ने सतह ने जो है वापस छोड़ दिया। 17 इकाइयाँ यानी 51 जैसी धरातल पे पहुंची, उसमें 17 इकाइयाँ जो हैं वो सीधे अंतरिक्ष के लिए निकाल दी गई। अब फिर यहाँ पे बची कितनी, 17 जब हमने 51 में से निकाल दी तो यहाँ 51 में से अब 17 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 34, ठीक है, यहाँ पर 51 में 17 घटाएंगे तो 34 आ जाएगी संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे बची 34 इकाइयाँ। अब 34 का क्या होगा यहाँ पे वो भी देख लेते हैं, 34 का किस तरह से हम यहाँ डिवाइडेशन करेंगे। तो 34 इकाइयाँ जो बची, अब 34 में से 6 इकाई का जो है यहाँ पे विकर्ण हो जाएगा, 6 इकाई जो है यहाँ पर ये विकर्ण इनका हो गया, 6 इकाई का 34 में से, ठीक है, विकर्ण हो गया। बाद बाकी यहाँ पर बची कितनी 6, यानी 34 में से 6 यहाँ पे, अब 9 इकाई जो है यहाँ पर ये संवहन हो गया, यानी ऊर्जा की जो बाद नीचे आई 34 इकाई हैं उनमें 6 इकाइयों का संवहन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर यानी कि अब यहाँ पे बाद बाकी जो बची 19 इकाइयाँ हैं, 19, ठीक है, 19 इकाइयाँ। तो 19 इकाइयों का क्या हुआ, ये संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में यहाँ पर जो है यहाँ पे गुप्त ऊष्मा के रूप में हो गई, संघनन की गुप्त ऊष्मा में इकाइयाँ चली गई। तो ऐसे करके ये आपका जो है पूरा ऊष्मा बजट ये तैयार हो जाता है, ठीक है, यानी पूरा ऊष्मा बजट तैयार हो जाता है। अब इकाइयाँ मैंने वर्ड बोला है, यहाँ पे आप 100% मान लीजिए कि ये हम मान लेते हैं कि 100% प्रकाश आया, 100% में से 35% ऊपर परावर्तित हो गया, 65% का अवशोषण हो गया, 14% का वायुमंडल के द्वारा हो गया और 51% धरातल के द्वारा हो गया, ठीक है, हम ऐसे भी मान सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है कि टोटल अवशोषण कितना हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, टोटल अवशोषण यहाँ पे कितना हुआ, यानी इस पोर्शन पे आते हैं हम थोड़ा, और हम थोड़ा दूसरा वाला पेन यानी अलग कलर का पेन यूज कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर अवशोषण कितना हुआ। यहाँ पर अवशोषण एक तो यहाँ पे हो रहा है, यानी कि 14 इकाइयाँ जो है 14% प्रकाश का अवशोषण यहाँ पे वायुमंडल में हो रहा है, और बाद बाकी अवशोषण यानी 51 धरातल पे आया तो, लेकिन 17 जो है वो धरातल से वापस लौटा दिया गया तत्काल, अवशोषित नहीं हुआ। ये 34 का अवशोषण हो रहा है, 34 का हो रहा है। यानी अब इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो कितना बनेगा, ये जो बजट बनेगा यानी कि 14 और 34 को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये बजट कितना का बनेगा, ये बनेगा यहाँ पर 48 का, 48 का, यानी 48 इकाइयाँ जो है ये अवशोषित हो रही हैं, ठीक है, 48 जो है वो अवशोषित हो रही हैं। आप समझ गए होंगे अब यहाँ पर, ठीक है, यानी 48 इकाइयाँ अभी कितनी हो रही हैं, ये अवशोषित हो रही हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर
ये अवशोषित इकाइयां हैं, ठीक है, यानी ये अवशोषित इकाइयां हैं और ये यहाँ पर नीचे आने वाली इकाइयां हैं। तो इन्हें अगर जोड़ेंगे तो फिर पुनः हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, यानी इन्हें जोड़ने पर हमें प्राप्त हो जाएगा यानी 48, यानी ये 14 जोड़ लिए, ये 34 जोड़ लिए, अब बचे हुए 17, इन्हें अगर पुनः जोड़ देते हैं 17 इकाइयां हो गई। तो ये क्या है, ये ऊष्मा बजट कहलाता है, यानी जितनी आ रही है और उतनी वापस जा रही है पृथ्वी से ऊपर, तो वो हमारा पूरा जो लेखा जोखा है वो वास्तव में ऊष्मा बजट का लेखा जोखा है। तो अब आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये जो चार्ट है आपको एज इट इज ही, यानी चाहे आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लें, माजिद हुसैन, महेश वर्डवाल या कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लें, सभी जगह यही चार्ट आपको मिलेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यानी काफ़ी बार अभ्यर्थी मुझे बोलते हैं सर आप बहुत लिखवाते हैं, बहुत पढ़ाते हैं, वो रीजन है कि इसमें परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं, यानी जो जो इकाइयां हैं वही इकाइयां आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। और इसमें एक बात और मैं बता दूं आपको, अगर आप आईएएस के प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे आईएएस एग्जाम के, तो आप पाएंगे लगभग 3 से 4 प्रश्न, यानी मैंने खुद उठा के देखे हैं, अभी ज़्यादा पीछे के पेपर नहीं देखे, 10 सालों के देखे, उसमें लगभग 4 प्रश्न मुझे यहाँ पर इस चैप्टर से मिले हैं, इस चैप्टर और इसके अगल बगल वाले चैप्टरों से, यानी 4 प्रश्न आपके आईएएस एग्जाम में आए हुए हैं प्रीलिम्स में। तो आप लोग इसे लाइटली मत लेना कि सर पढ़ा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हो गया, केवल सर तो पूरा लिखवाने पर रहते, लिखवाने में नहीं रहते हैं, समझा भी रहा हूँ और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये टेबल हमने बना ली है, चार्ट बना लिया है, अभी हम इसका जब लिखते जाएंगे तो यहाँ पर और क्लियर होता जाएगा चीज़ें। तो अभी आपने चीज़ें समझ ली केवल, ठीक है, चार्ट मैंने इसीलिए बनाया। अब यहाँ पर हम 1 बाय 1 करके पॉइंट लिखते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसका पहला पॉइंट यहाँ पर ये नोट करेंगे कि पृथ्वी की सतह पर प्राप्त विकिरण की मात्रा में आपको पता होगा भिन्नता पाई जाती है। यानी अगर पृथ्वी की सतह पर हम देखें तो हमें जो विकिरण, ये हम कौन सा पॉइंट लिखवाना था, मैं अगले पॉइंट का लिखवा गया, सॉरी, ये आप काट लेना, ये थोड़ा पेज मेरा पलट गया था मेरे नोट्स का, तो मैंने दूसरा पॉइंट लिखवा दिया था, ये यहाँ पर नहीं है, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात यह, पृथ्वी का ऊष्मा बजट आपने हेडिंग डाल ली होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब ऊष्मा बजट होता क्या है, मैं वही तो सोच रहा था, ये ऊष्मा बजट मुझे ध्यान में था, लेकिन ऊष्मा बजट मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, कुछ और लिखवा रहा हूँ। तो यहाँ पर पृथ्वी का ऊष्मा बजट जानेंगे होता क्या है ये। देखिए सूर्य द्वारा पृथ्वी को प्राप्त सूर्यातप और पृथ्वी द्वारा जो पार्थिव विकिरण के रूप में विकृत किया गया सूर्यातप जो है, इसका जो लेखा जोखा होता है वास्तव में उसे ही हम पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। फिर से समझते हैं, यानी कि हमारी पृथ्वी जो सूर्य से सूर्यातप प्राप्त करती है, इसके बाद जो पृथ्वी सूर्यातप प्राप्त करने के बाद पार्थिव विकिरण उत्पन्न करती है, पार्थिव विकिरण के द्वारा ऊष्मा को बाहर भी छोड़ देती है, तो उन दोनों का जो लेखा जोखा है उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम ऊष्मा बजट कहेंगे, पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहेंगे। तो अब आप नोट कर लेना कि सूर्य द्वारा पृथ्वी को प्राप्त सूर्यातप तथा पृथ्वी द्वारा पार्थिव विकिरण के रूप में विकृत किए गए सूर्यातप के लेखे जोखे को पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम सेकंड पॉइंट से, यानी जो अभी एजम्पशंस हमने ली थी, एजम्पशंस का मतलब ये 100% मात्रा, इकाई या 100 इकाई या 100%, ठीक है। तो 100% पे हमने माना कि भाई मान लें कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर हमें सूर्यातप कितना प्राप्त हो रहा है, 100% प्राप्त हो रहा है, यानी मैथ में एजम्पशंस होती हैं, तो वही एजम्पशंस यहाँ पर माना गया है कि हमें 100% सूर्यातप जो है वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब इसी में पहला सब पॉइंट है, यहाँ पर इसी में आपका पहला सब पॉइंट है, इसी में पहला सब पॉइंट देखिए, वायुमंडल से गुजरते हुए ऊर्जा का कुछ अंश परावर्तित हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है और अवशोषित हो जाता है। यानी इसका सेकंड का पहला सब पॉइंट बोल रहा है कि वायुमंडल से गुजरते हुए ऊर्जा का कुछ अंश परावर्तित भी हो जाता है, प्रकीर्णित भी हो जाता है, इसके अलावा अवशोषित भी हो जाता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ये सब क्रियाएं जब होती हैं तो कुछ ना कुछ भाग जो है कम हो जाता होगा, कुछ भाग पृथ्वी की सतह तक पहुंचता होगा, ठीक है। अब यहां पर सेकंड पॉइंट यहां पे कहता है, सेकंड सब पॉइंट, ठीक है, यहां पर कि 100 इकाई में से केवल 35 इकाइयां पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं। यहां पर आप सेकंड सब पॉइंट लिख लेना कि 100 इकाई में से 35 इकाइयां जो हैं, जो अभी हमने देखी ये वाली, यानी 100 में से जो 35 इकाइयां, यानी ये वाली इकाइयां जो हैं हमारी 100 में से 35 इकाइयां, ठीक है, यानी 100 में से 35 इकाइयां पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से, 35 इकाइयां मतलब 35%, ठीक है, सूर्यातप, तो पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं। अब कैसे कैसे परावर्तित हो जाती हैं, उनकी मात्रा बताइए। तो देखिए सेकंड सब पॉइंट का, यानी सेकंड सब पॉइंट का सब पॉइंट, सेकंड सब पॉइंट, सब पॉइंट के सब पॉइंट के लिए मैं ये इस तरह का एरो लगाता हूं और ये निशान बनाता हूं, आपको याद होगा, ये सब पॉइंट के लिए ये और सब पॉइंट के सब पॉइंट के लिए ये, ठीक है। तो ये आप चिन्ह आपको याद है, स्टार्टिंग से मैंने नोट्स में अपनी यही प्रवृत्ति रखी है ताकि आपको याद रहे कि ये किसका है, किस में मेंशन करवा रहे हैं सर, ठीक है। तो यहां पर सेकंड सब पॉइंट का ये सब पॉइंट जब आप लिखेंगे तब आप इसमें मेंशन करेंगे कि इनमें से 27 इकाइयां बादलों के ऊपरी छोर से,
यानी इनमें से 27 इकाइयां बादलों के ऊपरी छोर से, 2 इकाइयां जो हैं पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा, 2 इकाइयां पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा, कॉमा 6 इकाइयां, कितनी 6 इकाइयां वायुमंडल में प्रकीर्णन द्वारा। 6 इकाइयां जो हैं यहां पर वायुमंडल में प्रकीर्णन जो हो रहा है, ठीक है, अंतरिक्ष में प्रकीर्णन जो हो रहा है, तो 6 इकाइयां वायुमंडल में प्रकीर्णन द्वारा परावर्तित होकर लौट जाती हैं। ठीक है, ये लिख लेना LTG, ये आप लिख लेना। अब देखिए यहां पर ये जो परावर्तन है, परावर्तन जो हो रहा है इसको क्या कहते हैं? तो ये सौर विकिरण जो परावर्तित हो रहा है, इस परावर्तित होने की मात्रा को एल्बिडो कहा जाता है। ठीक है, एल्बिडो इसे कहा जाता है, यानी जो प्रकाश हमें प्राप्त हो रहा है उस प्रकाश जो हमें प्राप्त होने से पहले ही परावर्तित हो जा रहा है, तो उस परावर्तित मात्रा को एल्बिडो की संज्ञा दी गई है। एल्बिडो यानी प्रत्यावर्तन गुणांक होता है ये एल्बिडो। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड सब पॉइंट का B सब पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर कि सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, यानी जो आपकी 35 इकाइयां परावर्तित होकर लौट जा रही हैं, इसको क्या कहेंगे? सौर विकिरण की परावर्तित मात्रा जो है इसको पृथ्वी का एल्बिडो कहेंगे। ठीक है, तो आपने सेकंड सब पॉइंट के 2 सब पॉइंट थे, A सब पॉइंट और B सब पॉइंट नोट कर लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप 35 इकाइयां तो आपकी निकाल दी गई। अब बाद बाकी जो 65 इकाइयां उनका क्या होता है, यानी बाद बाकी 65 इकाइयों के लिए क्या होता है वो अब देखेंगे। यानी 65 इकाइयां यानी कि ये वाली जो इकाइयां हैं इनके लिए क्या होता है वो हम पूरा देखेंगे। ठीक है, अब देखिए 65 इकाइयों की बात कर लेते हैं। प्रथम यहाँ पे 35 इकाइयां को छोड़कर बाकी 65 इकाइयां, ठीक है, बाकी 65 इकाइयां हैं ये अवशोषित होती हैं। यानी प्रथम 35 तो परावर्तित हो जाती हैं और बाद बाकी जो 65 इकाइयां होती हैं वो अवशोषित होती हैं। अब अवशोषण में 2 तरह का अवशोषण है, एक तो वायुमंडल के द्वारा अवशोषण है और दूसरा पृथ्वी के द्वारा है। ठीक है, यानी 14 वायुमंडल में हो जाती हैं और 51 पृथ्वी के धरातल के द्वारा। ये आप ऐसे ही लिख लेना। ठीक है, 14 यहाँ पर वायुमंडल में और 51 पृथ्वी के धरातल द्वारा। ये आपने थर्ड सब पॉइंट में लिख लिया। अब इनका बजट समझते हैं। 14 तो आपने जान लिया कि वायुमंडल में सीधी निकल गई, पर अब अवशोषित हो गई। वायुमंडल बादल वगैरह मौजूद हैं, जलवाष्प मौजूद है, धूल के कण मौजूद है, उन्हें अवशोषित कर ली उन्होंने। ठीक है, अब बाद बाकी 51 जो पृथ्वी पर आई हैं तो उनका क्या होगा? अब बताया गया है कि 51 इकाइयां जो आई हैं पृथ्वी पर वो फिर से लौटा दी जाती हैं। तो यहां पर थर्ड का A सब पॉइंट आप लिखेंगे, थर्ड का A सब पॉइंट कि पृथ्वी द्वारा अवशोषित ये 51 इकाइयां पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती हैं। यानी किसके द्वारा? आपकी ये पार्थिव विकिरण जो है, तो पार्थिव विकिरण के द्वारा ये 51 में से ये इकाइयां पुनः जो है लौटा दी जाती हैं। यानी धरातल पे जो प्रकाश आता है वो भी वापस लौटा दिया जाता है। यानी कहने का मतलब ये पृथ्वी अपने पास कुछ नहीं रखती है, सब लौटा देती है। ठीक है, तो ये पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब इसी में ही यानी A वाले में ही, ठीक है, अब A वाले में आप यहां पर अब ये करेंगे, देखिए अब यहां पर इसी में ही सब पॉइंट चलेगा ये वाला। ठीक है, तो ये सब पॉइंट इसी में ही चलेगा। तो आप ये करेंगे यहां पर A बनाई है, कैपिटल E बनाई है। तो यहां पर अब हमने पॉइंट का सब पॉइंट किया था, उसके लिए ये यूज किया था हमने। ठीक है, अब जो सब पॉइंट है, सब पॉइंट के अंदर सब पॉइंट लेंगे, तो उसके लिए मैं ये बना दे रहा हूं। देखिए चिन्ह इसलिए बना दे रहा हूं लगातार में ताकि आपको याद रहे। और यहाँ पे A सब पॉइंट बना देना अब आप। ठीक है, A सब पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर अब इसी में लिखेंगे, यानी कि A सब पॉइंट के थर्ड सब पॉइंट का A सब पॉइंट के A सब पॉइंट, यानी ट्रिपल, यानी इसके अंदर भी सब पॉइंट है। जिसमें बताया गया है कि भाई इनमें से 17 इकाइयां तो सीधे अंतरिक्ष में चली जाती हैं। 17 इकाइयां जो है अंतरिक्ष में चली गई। ठीक है, और 34 इकाइयां जो हैं वो वायुमंडल के द्वारा अवशोषित होती हैं। वो किसके द्वारा? वायुमंडल के द्वारा अवशोषित होती हैं। ठीक है, अब इसी में ही वायुमंडल के नीचे आप इस तरह का एरो लगा देना और ये ऐसे करके लिख लेना इसी में कि 6 इकाइयां स्वयं वायुमंडल, 9 इकाइयां संवहन के जरिए और 19 इकाइयां संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में। ठीक है, या फिर एक और तरीका मैं बता रहा हूं, एक और तरीका ये बता रहा हूं। ठीक है, कि 9 इकाइयां संवहन के जरिए की जगह बाद प्लस लगा देना। ठीक है, प्लस ऐसे लिख लेना, 6 इकाइयां स्वयं वायुमंडल द्वारा प्लस 9 इकाइयां संवहन के जरिए प्लस 19 इकाइयां संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में। तो आप समझ जाएंगे 34 की संख्या हो जाएगी पूरी। ठीक है, तो आपने ये ऊष्मा बजट यहां तक देख लिया। ठीक है, यानी ये यहाँ पे A सब पॉइंट के बाद बाकी सब पॉइंट आपने नोट कर लिए। अब देखिए, अब थोड़ा पीछे लौटते हैं यहाँ पर। अब थर्ड का B सब पॉइंट पड़ेगा, यानी आपने यहां तक का ऊष्मा बजट ये आपने देख लिया। ठीक है, कि भाई किस तरह से प्रकाश हमें प्राप्त हो रहा है, तो आपने यहां तक का तो पूरा अपना लिख लिया है और नोट कर लिया है। ठीक है, ये सब चीजें आपने यहां तक नोट कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर।
अब देखिए यहाँ पर आगे बताया गया है, अब यहाँ पर इसी में यानी थर्ड सब पॉइंट का बी सब पॉइंट चलेगा। यहाँ पर बी सब पॉइंट है, बी सब पॉइंट ये कह रहा है कि वायुमंडल द्वारा 48 इकाइयों का अवशोषण होता है। अवशोषण होता है यानी इनमें से 14 इकाइयाँ जो है सूर्यातप की और 34 इकाइयाँ पार्थिव विकिरण की होती हैं। ठीक है, यानी 48 इकाइयाँ जो है वायुमंडल के द्वारा अवशोषित होती हैं, क्योंकि ये इकाइयाँ ये वापस लौटाई जाती हैं। ये भी जो इकाइयाँ हैं, जो मैंने ये रिवर्स का एरो लगाया था, इसका मतलब ये होता है कि 34 में से भी ये चीज़ें वापस लौट रही हैं। तो वायुमंडल में 14 तो पहले से अवशोषित थी ऑलरेडी, अब ये 34 जो है विकिरण के द्वारा, संवहन के द्वारा या संघनन की गुप्त ऊष्मा के द्वारा नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जाती हैं। तो ये मिलाकर योग कितना हो जाता है, यानी ये 14 और ये 34 का योग जो हो जाएगा, 14 + 34 ये हो जाएगा 48। ये बन जाएगा कितना, ये 48 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बताया गया है इसमें थर्ड का सेकंड सब पॉइंट में, यहाँ पर थर्ड का सेकंड सब पॉइंट में कि वायुमंडल द्वारा 48 इकाइयों का अवशोषण होता है। इनमें से 14 इकाइयाँ सूर्यातप की और 34 इकाइयाँ पार्थिव विकिरण की होती हैं। यह आपने नोट कर लिया होगा। और एंड में क्या होता है कि वायुमंडल रेडिएशन के द्वारा, विकिरण के द्वारा इनको भी अंतरिक्ष में वापस लौटा देता है, यानी वायुमंडल भी नहीं रखता है इन्हें, वायुमंडल भी इन्हें लौटा देता है। ठीक है, अब आपका सी सब पॉइंट है, यानी इसी में आपका सी सब पॉइंट है, थर्ड सब पॉइंट का सी सब पॉइंट है इसी में। अब देखिए पृथ्वी जो है आपकी क्रम से पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल से अंतरिक्ष में वापस लौटने वाली जो विकिरण की इकाइयां हैं, ठीक है, यानी कि 17 और 48, इनका योग कितना है, 65 है। ठीक है, तो इनका योग कितना होता है, 65 होता है। ये लिख लेना आप, 65 होता है। यानी आप लिख लेना पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल से अंतरिक्ष में वापस लौटने वाली विकिरण की इकाइयां क्रम से 17 और 48 हैं, जिनका योग 65 होता है। अब ये देखिए यहां पर जो इकाइयां वापस लौट रही हैं, ये क्या करती हैं, ये उन्हें पुनः संतुलित कर देती हैं, यानी सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को ये पुनः संतुलित कर देती हैं। ठीक है, तो यहां पे बताया गया है डी सब पॉइंट पे कि वापस लौटने वाली ये इकाइयां उन 65 इकाइयों का संतुलन कर देती हैं जो हमें सूर्य से प्राप्त होती हैं, और यही पृथ्वी का ऊष्मा बजट है। यानी कि अब आप फिर से थोड़ा अपना दिमाग दौड़ाएं और फिर से अपनी दिमाग की लालटेन जलाएं, समझ में आ जाएगा। यानी कि ये क्या करती हैं कि ये जो ऊष्मा नीचे आ रही है, ये वास्तव में पृथ्वी रखती नहीं है, इन्हें भी लौटा देती है। यानी हमें 35 तो परावर्तित हो गया, निकल गया, अब 65 हिस्सा जो है पृथ्वी की तरफ आ रहा है, उसमें से 14 हिस्सा वायुमंडल ले रहा है, 51 धरातल तक पहुंच रहा है, 51 में से 17 जो है एक डायरेक्ट निकल गया सीधा धरती पर आती, सीधे धरती ने ऊपर छोड़ दिया, अंतरिक्ष में निकल गया सीधा सीधा। 34 आया, 34 भी जो है धरातल ने यानी पृथ्वी ने वापस लौटा दिया। तो ऐसे करके ये ऊपर इकट्ठी हो गई 48। ठीक है, 48 भी बाद में ऊपर निकल गई, अंतरिक्ष में निकल गई। यानी कि जो प्रकाश नीचे आ रहा है, 65 इकाइयां अवशोषित हो रही हैं, वो अवशोषित इकाइयां भी वास्तव में ऊपर निकल जा रही हैं, दोबारा ऊपर अंतरिक्ष में चली जा रही हैं। तो ये नीचे आवागमन है, यानी 65 इकाइयों का नीचे आ रहे हैं, ऊपर निकल रही हैं, यही वास्तव में इनका लेखा जोखा हमने किया, ये ऊष्मा बजट है। यानी हमें जो चीज मिल रही है उसे हम वापस लौटा दे रहे हैं, तो उसका जो रिकॉर्ड रख रहे हैं वही वास्तव में लेखा जोखा जो रख रहे हैं वो ऊष्मा बजट है। अब आपको प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे वो भी बता दे रहा हूं। आपको प्रश्न ये पूछे जाएंगे कि भाई जो अवशोषित वाली इकाइयां हैं उनमें से वायुमंडल द्वारा कितनी अवशोषित हो रही हैं, आप बता देंगे 14 द्वारा हो रही हैं। धरातल तक कितनी पहुंच रही हैं, 51 पहुंच रही हैं। धरातल से अंतरिक्ष में कितनी निष्कासित हो रही हैं, 17 निष्कासित हो रही हैं। ऐसे करके आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर यह भी पूछा जाएगा यहाँ पर कि भाई यहाँ पर वायुमंडल या धरातल में किससे ज्यादा अवशोषण हो रहा है, तो आप बता देंगे धरातल पर ज्यादा आ रही है इकाइयां, लेकिन वायुमंडल में एंड में अवशोषण हो रहा है। यानी इस तरह से प्रश्न इस पर बनेंगे, इस पर। ठीक है, इस तरह से प्रश्न इस पर बनेंगे। और ये आपको एलटीजी लिखना था, इसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता था। चाहे आप कोई भी किताब उठा लें, स्टैंडर्ड बुक कोई उठा लें, एलटीजी आपको उतारना पड़ेगा, क्योंकि एक एक चीज का यहाँ पे हिसाब रखना है, एक एक पहलू। यहाँ पर एक अगर पॉइंट स्किप कर देंगे तो पूरा आपका गणितीय जो आपका समीकरण है पूरा बिगड़ जाएगा। वो समीकरण हमें यानी जैसे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड वाला सिस्टम जो होता है, ठीक है, LHS इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो वही यहाँ पर है। यानी हमें यहाँ से जो मिल रहा है 65, वास्तव में उसे हम संतुलित कर दे रहे हैं फिर से। ठीक है, तो वही सिस्टम यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो शायद मैथ वाले अभ्यर्थी हैं उन्हें तो एक बार में समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप लिखने के बाद एक बार पढ़ लेंगे और मैथ लगा के देख लेंगे, समझ में पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो डी सब पॉइंट तक आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए ये होता क्या है वास्तव में, ऊष्मा बजट की जरूरत क्या है हमें, ये क्यों है ऊष्मा बजट। अब देखिए आपने ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुना होगा, ग्रीन हाउस गैसेस का नाम भी सुना होगा, सबका नाम आपने सुना होगा। देखिए ये जो प्रक्रिया है 65 इकाइयों वाली, ये तो नेचुरल प्रक्रिया है, नहीं प्राकृतिक प्रक्रिया। प्राकृतिक रूप से 65 इकाइयां अवशोषित होती हैं और वो वापस लौटा भी दी जाती हैं। लेकिन कभी कभी आप जानते हैं कि भाई मानव जो है लगातार प्रौद्योगिकी मानव है, लगातार प्रगति कर रहा है, जो है
प्रकृति से खिलवाड़ करना इसकी आदत बन चुकी है, पृथ्वी का जो है अब नियंत्रण संतुलित करना इसकी आदत बन चुकी है, बार बार पृथ्वी के साथ खिलवाड़ करता है। तो आप लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो परिवर्तित हो रहा है, ये बात आपके माइंड में स्पष्ट है। तो प्राकृतिक पर्यावरण इस पर जो है यहाँ पर उसमें हस्तक्षेप होने की वजह से क्या होता है कि भाई जो ऊष्मा हमारी पृथ्वी प्राप्त करती है, वास्तव में जो 65 इकाइयाँ लौटानी चाहिए, ठीक है, वो लौटती नहीं है। वो हमारी कुछ इकाइयाँ पृथ्वी पर ही, पृथ्वी के संतुलन को खराब होने की वजह से वो पृथ्वी पर ही रह जाती हैं। और जो ऊष्मा पृथ्वी पर ही वास्तव में रह जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, पृथ्वी पर रहने के उपरांत यहाँ पर गर्मी तो बढ़ाएगी। यानी आप खुद सोचिए, कोई चीज़ जैसे वापस जाना है और वो वापस ना जाकर हमारे पास ही बनी रहती है तो क्या होगा, ऊष्मा तो बढ़ाएगी। तो यही सब कारक जो हैं, यानी हमारी जो मानवीय गतिविधियां हैं, मानवीय क्रियाकलाप, जिनके फलस्वरूप ग्रीन हाउस गैसेस जो है अपना इफेक्ट दिखाती हैं, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो रही है, इससे ऊष्मा का यानी ऊष्मा भी बढ़ती जा रही है पृथ्वी की जो आप देख पा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग भी राइज हो रही है यहाँ पर। तो आप यहाँ पे नोट करके आप लिख लेना कि वर्तमान में मानव हस्तक्षेप के कारण न केवल ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि हो रही है बल्कि ऊष्मा बजट में भी विसंगति उत्पन्न हो रही है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ने का मतलब ये है कि ग्रीन हाउस ऐसे गैसें जो होती हैं तापमान बढ़ाने में सहायक होती हैं, यानी ये प्राप्त होने वाली ऊष्मा को यहाँ पे संचित कर लेती हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी के तापमान जो बढ़ता चला जाता है। और आप देख पा रहे हैं ग्लेशियर वगैरह पिघलने लगते हैं, हमारे समुद्रों का जलस्तर बढ़ने लगता है और पृथ्वी का पूरा पर्यावरण जो है असंतुलित हो जाता है। ये बात आप जानते होंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो ऊष्मा बजट आपने लिख लिया और मैंने पूरी यहाँ पे भरसक प्रयास भी किया कि ऊष्मा बजट के हर पहलू को आपको समझाया जाए। हर पहलू पर मैंने यहाँ पे व्याख्या की, हर पहलू को समझाने की कोशिश भी की और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि पृथ्वी की सतह पर कुल ऊष्मा बजट में भिन्नता, ये आपकी सब हेडिंग है। ठीक है, इसी की सब हेडिंग है आपकी पृथ्वी का ऊष्मा बजट और इसी की सब हेडिंग है कुल जो ऊष्मा बजट है इसमें भिन्नता क्यों होती है। यानी हर जगह पृथ्वी के पूरे धरातल पर, समूचे धरातल पर हमें एक जैसा ऊष्मा क्यों प्राप्त नहीं होती, उसका रीजन बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात तो वही बताई गई है कि पृथ्वी की सतह पर जो हमें विकिरण प्राप्त होता है, रेडिएशन के रूप में विकिरण प्राप्त होता है, तो उसकी मात्रा में हमें भिन्नता पाई जाती है। ये बात आप जानते हैं। अब देखिए क्या है कि भाई यहाँ पर हमारे यहाँ पृथ्वी के कुछ भागों में विकिरण संतुलन में अधिशेष होता है। यानी क्या है कि हमें कुछ भाग हमारे पृथ्वी के ऐसे हैं जहाँ पर हमें ऊर्जा अच्छी खासी प्राप्त होती है, विकिरण हमें जो है अधिशेष के रूप में, सरप्लस के रूप में। लेकिन कुछ भाग हमारे यहाँ ऐसे हैं जहां पर हमें बहुत कम ऋणात्मक रूप से, यानी बहुत कम सूर्य का प्रकाश या विकिरण के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वो बात यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, पाया जाता है, परंतु कुछ भागों में ऋणात्मक संतुलन होता है। ये आप लिख लेना, आप इसी में सब पॉइंट पहले का, कुछ भागों में विकिरण संतुलन में अधिशेष, परंतु कुछ भागों में ऋणात्मक संतुलन होता है। ये बात जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है, आपकी वैसे तो इमेज में दर्शाया गया है, लेकिन यहाँ पर इमेज देखने से बेटर इमेज में दिखा देता हूँ। ये दिखाया गया है कि भाई ये अक्षांश दिए गए हैं, ये अक्षांश की कमी कहाँ हो रही है। ये 40 डिग्री अक्षांश है उत्तरी और ये दक्षिणी वाला अक्षांश है। तो यहाँ पर शुद्ध विकिरण में जो अधिशेष होता है, यानी अधिकता कहाँ पर होती है वो बताया गया है। अधिशेष जो होता है वो 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में अधिक होता है, लेकिन ध्रुवों के पास कमी हो जाती है। ध्रुवों के ऊपर 70 डिग्री अक्षांश से, उच्च अक्षांशों से जैसे ऊपर पहुंचते जाएंगे तो सौर विकिरण की जो मात्रा होती है यहाँ पर कम प्राप्त होती है। कम प्राप्त होने का एक रीजन और है कि भाई नतिकोण, आपने पढ़ा था इससे पूर्व में जो आपका पार्ट ए था वहाँ पढ़ा था नतिकोण, कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, झुकी होने के उपरांत नतिकोण बनता है यहाँ पर। ठीक है, तो नतिकोण के बारे में आप जानते थे कि भाई जितनी प्रकाश जो होगा तिरछा होगा और ज़्यादा स्थान पे तिरछा होने की वजह से ज़्यादा स्थान पे पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ऊष्मा जो है वहाँ पर ऊर्जा जो है वो प्रति इकाई क्षेत्रफल में कम हो जाएगी। ये बात आपने कल ही देखी थी। ठीक है, नहीं देखी हो तो आप फिर से रिपीट कर लेना, रिवाइज कर लेना चैप्टर को। तो यहाँ पर क्या होता है, ध्रुवों पर वैसे भी ऊर्जा जो है कम प्राप्त होती है। तो वही चीज को यहाँ पर बताया गया है कि सौर विकिरण, पार्थिव विकिरण को यहाँ पे समझाया गया है इस डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, ये डायग्राम्स का ही खेल है यहाँ पर पूरा। अब तो यहाँ पर लिखेंगे, अब आप सेकेंड पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, शुद्ध विकिरण में अधिशेष 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों में अधिक है, परंतु ध्रुवों के पास कमी पाई जाती है। यानी हमें जो सूर्य तप प्राप्त होता है वो 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों पे हमें बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है, लेकिन ध्रुवों के पास उसमें कमी पाई, ध्रुवों पर ज़्यादा प्राप्त नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बताया गया है कि भाई ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है हमारे। ठीक है, यहाँ पर आप थर्ड पॉइंट नोट करेंगे, थर्ड पॉइंट। ठीक है, कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ताप ऊर्जा ध्रुवों की ओर पुनर्वितरण होता है। यानी उष्णकटिबंधीय जो गर्म वाले क्षेत्र हैं वहाँ से, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी, आप जानते होंगे 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी, तो ये क्षेत्र जो है आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाए जाते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ताप ऊर्जा का ध्रुवों की ओर पुनर्वितरण होता है।
ध्रुवों की ओर पुनर्वितरण होता है। इसके पीछे का लॉजिक आपको समझ में आया या नहीं आया? फिर से आना चाहिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। लॉजिक क्या है यहाँ पर? कल आपने पढ़ा था कि भाई ऊष्मा का स्थानांतरण कहाँ से कहाँ होता है? गर्म से ठंडे की ओर होता है, यानी गर्म से ठंडे की ओर होता है। तो आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। यानी हमारे ऊपर वाले उच्च अक्षांश जो होते हैं ठंडे होते हैं, और निम्न अक्षांश जो होते हैं यानी 0 डिग्री के आसपास होते हैं बहुत गर्म होते हैं। तो हमेशा ऊर्जा का प्रवाह गर्म से ठंडे की ओर होता है। इसी वजह से जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ताप ऊर्जा जो है वो ध्रुवों की ओर चलती है। आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कुछ यहाँ पे अब डाउट नहीं रहा होगा। अब इसी में सब पॉइंट है कि फलस्वरूप उष्णकटिबंध ताप संचयन के कारण बहुत अधिक गर्म नहीं होते, क्योंकि हमारी ऊर्जा जो है ऊपर चली जाती है। तो इसलिए कायदा के हिसाब से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाने चाहिए। यानी आप खुद सोचते होंगे भाई उष्णकटिबंध पर लगातार सूर्य का किरणें पड़ती हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म होने जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऊष्मा जो है ऊपर निकल जाती है, ठंडे इलाकों में निकल जाती है। और ना ही ऐसे करके उच्च अक्षांश हमारे अत्यधिक कमी के कारण पूरी तरह जमे हुए होते हैं। यानी उच्च अक्षांश हमारे जो है बिल्कुल जमे हुए नहीं है, थोड़े बहुत पिघले हुए भी हैं। पिघले हुए इसलिए हैं क्योंकि नीचे से ऊष्मा आ रही है, गर्म क्षेत्रों से ऊष्मा हमें जो है उच्च क्षेत्रों में पहुंच रही है। तो ऐसे करके हमारी पृथ्वी जो संतुलित हो जा रही है, ठीक है। ना तो बहुत ज्यादा कहीं भीषण गर्मी है, और ना ही ऐसी स्थिति है कि बिल्कुल ही वहां पर जो ठंड हो, वहां पर बिल्कुल ही माइनस में टेम्परेचर रहे, बिल्कुल वहां पर नॉर्मल पानी वगैरह मिले ही ना, ऐसी भी स्थिति नहीं है। यानी थोड़ी संतुलन में स्थिति है वो, यानी कि गर्मी तो है और ऊपर बर्फ भी जमी हुई है, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल ही खराब दशाएं हों, ठीक है। उसका कारण यही है कि ऊष्मा का पुनर्वितरण हो रहा है, ठीक है। तो आपने ये चीजें नोट डाउन कर ली हैं। तो ऐसे करके ये आपने यहाँ पर जो नोट किया, ये पृथ्वी का ऊष्मा बजट था, ऊष्मा बजट में भिन्नता, ये भी आपने नोट कर ली। अब अगली जो हेडिंग है आपकी, यानी कि अगली जो हेडिंग अब आप डालेंगे, ये हेडिंग है तापमान। अगली हेडिंग आपकी क्या है? तापमान। तापमान की बात कर लेते हैं। देखिए अब देखिए वायुमंडल है हमारा जो, और भूपृष्ठ के साथ जो सूर्यातप, यानी सूर्यातप हमारा ऊपर से जो आ रहा है, इसकी अन्योन्य क्रिया, यानी कि जो सूर्य के ताप से यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, वायुमंडल से और भूपृष्ठ से सूर्य के ताप का इंटरेक्शन हो रहा है, अन्योन्य क्रिया जो हो रही है, इसके द्वारा जो ऊष्मा, ठीक है, तापमान के रूप में जो यानी ऊष्मा जनित हो रही है, उसको हम तापमान के रूप में मापते हैं। किसके रूप में? टेम्परेचर के रूप में मापते हैं। यानी वायुमंडल और भूपृष्ठ के साथ जो सूर्यातप है हमारा, वो इंटरेक्शन जब करता है तो वहां पर ऊष्मा जनरेट होती है। तो ऊष्मा को हम किस में मापते हैं? तापमान के रूप में मापते हैं, ठीक है। ये आप पहला पॉइंट लिख लेना। अब देखिए ऊष्मा क्या होती है वास्तव में, ऊष्मा को बताया गया है यहाँ पे। देखिए ऊष्मा किसी पदार्थ के कणों के अणुओं की गति को दर्शाती है, और तापमान क्या है? तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडे होने का डिग्री में माप है। ये आप लिख लेना। वैसे साइंस का कॉन्सेप्ट है, साइंस में आप सब पढ़ के आए होंगे, लेकिन मैं लिखवा इसलिए दे रहा हूँ यहाँ पर यानी कि गैर साइंस साइड वाले अभ्यर्थी जो हैं, या फिर नॉन साइंस साइड वाले अभ्यर्थी जो हैं, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से, उनकी वजह से मैं लिखवा दे रहा हूँ। यानी कि ऊष्मा क्या होती है? पदार्थों के अणुओं के मध्य गति को दर्शाती है, और तापमान क्या होता है? किसी स्थान के गर्म या ठंडे होने का डिग्री में माप को हम तापमान कहते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ये पहले सब पॉइंट का नोट कर लिया होगा, ठीक है। यानी कि आप ये सब जो वर्ड्स हैं, ये जैसे अन्योन्य क्रिया वर्ड हुआ, ये आपको वर्ड सीखने को मिला होगा, तमाम लोग जानते नहीं होंगे। इसका मतलब अंग्रेजी में इंटरेक्शन होता है, हिंदी में अन्योन्य क्रिया, यानी किसी से हम क्रिया कर रहे हैं उसे हम यानी कि इंटरेक्शन बोलते हैं उसे हम, ठीक है। अब देखिए तापमान का जो वितरण है उसको कुछ चीजें नियंत्रित करती हैं। जैसे यानी तापमान हमारे यहाँ समूचे पृथ्वी पर एक जैसा नहीं होता है, ये बात आप जानते हैं। यानी आप ये भी जानते हैं कि हमारे जो यहाँ पर निम्न अक्षांश हैं, या फिर जो हमारे ऐसे अक्षांश हैं जहाँ पर विषुवत रेखा, जहाँ पर जा रही है विषुवत रेखा, जहाँ से गुजर रही है 0 डिग्री अक्षांश पे, वहाँ पर तापमान जो है यहाँ पर, या फिर जो 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो उष्णकटिबंध क्षेत्र है, वहाँ पर तापमान अच्छा खासा पाया जाता है। और जैसे जैसे उच्च अक्षांशों की ओर चले जाते हैं तो वहाँ पर हमारे यहाँ तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि तापमान भी पृथ्वी पर एक जैसा नहीं पाया जाता है। तापमान को नियंत्रित करने वाले कुछ कारक होते हैं जिसकी वजह से तापमान हमारा नियंत्रित होता है। तो वो कौन कौन से कारक हैं वो हम देखेंगे। अब देखिए इसमें पहला कारक है, यहाँ पर पहली सब हेडिंग है यहाँ पर इसी में, यानी ये हेडिंग सब हेडिंग आपने डाल ली होगी, तापमान के नियंत्रण को, वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक हेडिंग डाल दी होगी। इसी में पहली सब हेडिंग है अक्षांश। अक्षांश के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्यातप पर निर्भर करता है। यानी किसी स्थान में कितना टेम्परेचर होगा ये डिपेंड करता है सूर्य के प्रकाश पर, कि सूर्य का प्रकाश कितनी देर तक वहाँ पे रह रहा है। सूर्य का प्रकाश अगर लंबे समय तक वहाँ रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर तापमान अच्छा खासा होगा, तापमान वहाँ पे ज़्यादा होगा। किसी स्थान में सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही होंगी, वहाँ पर ताप नहीं पहुँच पा रहा होगा, तापमान कम होगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं। तो सूर्यातप की जो मात्रा होती है इसमें अक्षांश के अनुसार भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। यानी जो आपके अक्षांश है, अक्षांश के अकॉर्डिंग इसमें भिन्नता पाई जाती है,
ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। देखिए ये सारे कॉन्सेप्ट जो है आप अगर क्लास 6 से वीडियो नहीं देख रहे हैं तो यकीन मानिए आपको समझ में नहीं आएंगे। यहाँ पर मैं दोबारा ये अक्षांश क्या होता है विस्तार में नहीं बताने वाला, क्योंकि मुझे ये पूरा कंप्लीट करना है। ये सारी चीज़ें मैं बैक में पढ़ा के आया हूँ। कुछ अभ्यर्थी नए अभ्यर्थी जुड़ रहे हैं तो वो हमेशा यही पूछते हैं सर ये चीज़ क्या है वो क्या है। आप प्रीवियस वीडियो उठा के देखिए, स्टार्टिंग से देखिए, बीच में से मत देखिए। बीच में से देखेंगे तो बार बार मैं समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं पूरा समझाते हुए आया हूं यहाँ तक। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज डिपेंड करती है उत्तुंगता यानी आल्टीट्यूड, यानी जैसे जैसे ऊंचाई हमारी बढ़ती जाती है तापमान में स्वतः ही गिरावट आना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आल्टीट्यूड भी एक अलग दूसरा फैक्टर है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें तापमान में भिन्नता देखने को मिलती है। तो सेकंड सब पॉइंट यहाँ पे आप नोट करेंगे आल्टीट्यूड, उत्तुंगता है आल्टीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई टेम्परेचर जो है वो सामान्यतः है, जो उत्तुंगता है ऊंचाई है ये बढ़ने के साथ घटता चला जाता है। इस पर लिखना तापमान सामान्यतः उत्तुंगता बढ़ने के साथ ये क्या होता है, ये घटता है। ठीक है, और उत्तुंगता बढ़ने के साथ तापमान के घटने की जो दर होती है उसको हम क्या कहते हैं, सामान्य ह्रास दर यानी नॉर्मल लैप्स रेट इसे कहते हैं। अब सामान्य ह्रास दर कितनी है, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछी गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और खास करके पीएससी एग्जाम में यानी यूपीएससी एग्जाम या फिर अन्य जो स्टेट पीएससी एग्जाम है उनमें काफी बार पूछी गई है। सामान्य ह्रास दर आपकी जो होती है वो प्रति 1000 मीटर, यानी कि आप जैसे जैसे ऊपर 1 किलोमीटर ऊपर उठते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस डाउन होता चला जाएगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाएगी। तो सामान्य ह्रास दर 1000 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि आप जैसे 1 किलोमीटर को अगर मीटर में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। यानी जैसे ही आप 1 किलोमीटर या 1000 मीटर ऊपर उठ गए तो वैसे ही आपको 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान ऊपर कम मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पर हमारी ह्रास दर बोली जाती है, सामान्य ह्रास दर इसे बोला जाता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, यानी जैसे जैसे आप पहाड़ियों पर वैसे से ऊपर पहुंचते चले जाते हैं तभी पहाड़ियों के छोर पर जो होती है, ऊपरी छोर पर जो होती है सीट्स पर बर्फ जमी हुई मिलती है। बर्फ जमने का रीजन ये होता है कि तापमान बिल्कुल ऊपर जो है नीचे से यानी बिल्कुल तापमान जो है डाउन चला जाता है। ठीक है, माइनस में चला जाता है ऊपरी छोर पर पहुंचते पहुंचते, इसलिए वहां पर हमें पहाड़ियों की ऊपरी सतह पर हमें बर्फ जमी हुई मिलती है। ठीक है, ये बात आप जान गए होंगे। वैसे मैंने जो आपका हिमालय वाला चैप्टर है वहां पर बताया भी था इसके बारे में, तो आप यहाँ पे लिख लेना और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। ठीक है, अगली स्थिति है समुद्र से दूरी। देखिए ये समुद्र से दूरी वाला कारक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब समुद्र से दूरी में हम देखते हैं, तीसरा सब हेडिंग आपकी समुद्र से दूरी है। देखिए आपको सभी को मालूम है कि समुद्र जो है स्थल की तुलना में काफी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। यानी कि जो इलाके या जो स्थान समुद्र के निकट होते हैं वहां पर ताप भिन्नता का असर उन्हें ज्यादा महसूस नहीं होता है। जैसे आपका मुंबई रीजन हुआ, आपका जो है गुजरात वाला रीजन हुआ, वहां पर ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है, ना ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है। जबकि आप उत्तर भारत में आइए, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है, बहुत ज़्यादा ठंड भी लगती है, लेकिन वहाँ पर एहसास नहीं होता है। या फिर और आपके जो समुद्र तटीय इलाके हैं, समुद्र तटीय राज्य हैं, जो समुद्र तटीय रहने वाले लोग हैं उनसे पूछ लेना कभी आप, उनके यहाँ कभी आपके यहाँ स्वेटर नहीं मिलेंगे। कभी जैसे आपके यहाँ स्वेटर गर्म कपड़े सब मिलते हैं, उनके यहाँ नहीं मिलेंगे। केरल में चले जाइए, केरल में कुछ भी नहीं मिलेगा आपके पास, गर्म कपड़ों के अलावा गर्म कपड़े मिलेंगे ही नहीं केरल में आपको बिल्कुल। तो ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वहाँ पर समुद्र है। समुद्र होने की वजह से वहां पर समुद्र की जलवायु का समकारी प्रभाव है। समकारी का मतलब ये है कि समुद्र की जलवायु जो होती है वो ना तो वहां के आसपास के इलाके को ज्यादा गर्म होने देती है बहुत ज्यादा, ना तो बहुत ज्यादा ठंडा होने देती है। ठीक है, क्योंकि रीजन यही है कि समुद्र बहुत जल्दी गर्म भी नहीं होते, बहुत जल्दी ठंडे भी नहीं होते, इसलिए ये समकारी प्रभाव बना रहता है पास के स्थानों में। ठीक है, तो यानी कि समुद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमें ताप में भिन्नता भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर आप वही चीजें नोट करेंगे कि स्थल की अपेक्षा समुद्र धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए समुद्र के ऊपर स्थल की अपेक्षा तापमान में भिन्नता कम होती है। सब पॉइंट, समुद्र के निकट स्थित क्षेत्रों पर समुद्र एवं स्थलीय समीर का सामान्य प्रभाव पड़ता है और तापमान यहाँ पे सम रहता है। तापमान मतलब यहाँ पर आपको तापमान में डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप कभी अगर एक्सपीरियंस लेना हो तो जाना कभी घूमने, ठीक है, समुद्र तटीय इलाकों पे, तो और यानी यहाँ से आप जाना, जैसे यहाँ पे कभी जनवरी का मौसम हो उत्तर भारत में, ठीक है, तब आप जाना वहाँ पर जाकर देखना, तो आप देखेंगे आप एक नॉर्मल टी शर्ट में आराम से घूमते रहेंगे। जब आपके यहाँ 2-3 स्वेटर लोग पहनते हैं उस समय आप वहाँ पे जो है तटीय इलाकों में नॉर्मल स्वेटर पहने घूमते रहेंगे। तो ये क्या समकारी प्रभाव बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, समुद्र से दूरी आपने देख ली। अब देखिए वायु संहति तथा महासागरीय धाराएं। आप सभी को मालूम है कि जो आपके महासागर है, महासागरों में दो तरह की धाराएं पाई जाती हैं, गर्म धाराएं, ठंडी धाराएं पाई जाती हैं। धाराओं के बारे में आप क्लास शायद 8th में आप पढ़कर आए हैं। वायु संहतियों के बारे में आप आगामी इसी यानी ये आपकी इसी बुक में आगे पढ़ेंगे। वायु संहति का मतलब ये होता है कि आपके यहाँ ऊपर वायुमंडल में तमाम वायु पेटियां पाई जाती हैं, यानी विभिन्न ऊपर ऊंचाइयों पर आपके यहाँ वायु पेटियां, जैसे आपने जेट प्रभा देखा और भी बहुत सारी जो देखी, ठीक है, यहाँ पे जेट प्रभा देखा आपने। जेट प्रभा के अलावा आपने व्यापारिक
कुछ पेटियां देखी आपने, ठीक है, तो वो क्या है, वो वायु संहतियां हैं, वायु पेटियां होती हैं, यानी अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग वायु पेटियां आपको देखने को मिलेंगी। पश्चिमी विक्षोभ वाली पेटी के बारे में आपने देखा सुना, ठीक है, यानी हम जब जो आपका चैप्टर था आपका जलवायु वाला, तो जलवायु वाले चैप्टर में इन सबकी चीज़ों की हमने एक बार वहाँ पे जिक्र भी किया था, आपको याद होगा। तो वायु संहतियां या फिर जो हमारी महासागरीय धाराएं हैं, यानी महासागरों के बगल में होने वाली धाराएं हैं, तो उनकी वजह से भी महासागरों का जो तापमान है उस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो जल बह रहा है इसका टेम्परेचर, ऊपर से भारत के ऊपर जो वायु पेटी है ये कैसी है वायु पेटी, ठीक है, इसका क्या प्रभाव है, तो इन सब चीज़ों का इफेक्ट जो है भारत के यहाँ पर धरातल पर भी पड़ेगा, भारत के धरातल के तापमान पर भी पड़ेगा। तो यहाँ पर यही लिख लेना हेडिंग, चौथी सब हेडिंग है वायु संहति तथा महासागरीय धाराएं। तो आप इसमें नोट करेंगे पहला पॉइंट यहाँ पर कि कॉन्स्ट का मतलब होता है गर्म, नहीं वार्म, ठीक है, एयर मैसेस यानी कि वायु संहतियाँ से प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान अधिक होता है, और शीत वायु संहतियाँ जो होती हैं कोल्ड, ठीक है, तो उनसे प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान जो होता है, ठीक है, वो कम होता है। जैसे पश्चिमी विक्षोभ क्या है आपकी, एक ठंडी वायु संहति है, ठीक है, जिससे हमारे यहाँ सर्दियों में वर्षा होती है, आप लोग जानते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, ठंडी है, यानी कि ठंडी शीत वायु संहति बोलेंगे हम उसे, जिससे हमारे यहाँ उत्तर भारत में जो है सर्दी की जो है मौसम में वर्षा होती है, ठीक है, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। अगली यहाँ पर है सेकंड पॉइंट है, अब वहीं बात करें महासागरीय धाराएं गर्म ठंडी दोनों होती हैं, तो इसी प्रकार ठंडी महासागरीय धारा के प्रभाव के अंतर्गत आने वाले समुद्र जो है ये जो है तटों की अपेक्षा गर्म महासागरीय धारा के प्रभाव में आने वाले तट जो है वो अधिक तापमान उनका ज़्यादा होगा। ठंडी महासागरीय धारा वाले तट जो है वो जो कम गर्म होंगे, और गर्म महासागरीय धारा वाले तट जो होंगे वो ज़्यादा गर्म होंगे, ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये चीज़ें नोट कर ली होंगी। अब देखिए महासागरीय धाराओं के बारे में कुछ चीज़ें आपके माइंड में पहले से क्लियर होंगी कि महासागरीय धाराएं जो होती हैं यानी कि हमेशा, यानी किसी भी जो महाद्वीप है, महाद्वीप के जो पश्चिमी वाला छोर होता है, यानी कि जो पश्चिमी रीजन होता है, पश्चिमी जो छोर होता है किसी महाद्वीप का, वहाँ पर ठंडी धारा बहती है, और पूर्वी छोर पर हमेशा जो है वहाँ पर क्या है, गर्म धाराओं का प्रभाव होता है। ये बात आप पढ़ के आए हैं और ऑलरेडी मैंने बताई भी है, ये लिखना नहीं है, बस आप समझ लीजिए मौखिक रूप से। तो ये तो तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये चारों कारक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं, अब तापमान का वितरण किस प्रकार से हुआ है, यानी समूची दुनिया में जो तापमान का वितरण है तो वितरण कैसे हुआ है वो हम देखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम तापमान के वितरण की बात करें तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं, यानी हमारे मौसम विज्ञान विभाग वाले जो हैं, वो कैसे पता लगाते हैं टेम्परेचर के बारे में, समूचे विश्व में तापमान के वितरण के बारे में कैसे जानकारी मिलती है, तो बताया गया है कि जनवरी और जुलाई का जो तापमान होता है, अपसौर और उपसौर वाली स्थिति का जो तापमान होता है, इसके वितरण का अध्ययन करके हम पूरे विश्व के तापमान का वितरण के बारे में जान सकते हैं। जनवरी की स्थिति क्या है, जुलाई के तापमान की स्थिति क्या है, इसका अध्ययन करके हम क्या कर सकते हैं, पूरे विश्व के तापमान के बारे में हम जानकारी जुटा लेते हैं। तो पहला पॉइंट आप नोट कर लेना। अब देखिए आपका नीचे जो मानचित्र बना है इस पर ही समताप रेखाएं हैं, यानी समताप का मतलब क्या है, इन जो ताप रेखाएं हैं, इन अक्षांशों पर इन ताप रेखाओं का जो प्रभाव होगा बिल्कुल समकारी होगा, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बिल्कुल समकारी प्रभाव होगा। यानी मान लेते हैं ये 20 डिग्री सेल्सियस प्रभाव है, तो कहीं पर हो सकता है 20 से ज़्यादा भी हो जाए या कम हो जाए, ठीक है, तो वो ये हैं, यानी ये आपकी ये समताप धाराएं हैं, ठीक है, समताप धाराएं हैं ये तापमान की। तो ये बताया गया है कहीं कहीं पर तापमान की धाराएं होती हैं ऊपर परिवर्तित हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं या मुड़ जाती हैं, वैसे अक्षांश जो जा रहे हैं अक्षांशों के समानांतर होती हैं ये वाली समताप धाराएं। तो ये मैप था आपके, ठीक है, मैप बनाना नहीं है, बस मैंने आपको दिखाया यहाँ पर। तो बात कर लेते हैं इसकी। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है, सेकंड पॉइंट में आप नोट करेंगे यहाँ पर देखिए मानचित्रों पर समताप रेखाओं, मानचित्रों पर तापमान समताप रेखाओं की मदद से दर्शाया जाता है, समताप रेखाएं, ठीक है, यानी कि समताप का मतलब क्या होता है, वह रेखा जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती है वो समताप रेखा कहलाती है। यानी ये आप इतना नोट कर लेना, समझ में आ जाएगा कि मानचित्र जो होते हैं उन पर तापमान समताप रेखाओं की मदद से हम दिखाते हैं, और ये वह रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को आपस में जोड़ती है। अब देखिए समताप रेखाएं जो होती हैं वो अक्षांश के समानांतर होती हैं, जैसा कि आपने देखा, यानी ये आपका 0 डिग्री अक्षांश जा रहा है, इसके समानांतर रेखाएं पैरेलल में चल रही हैं, यानी ऊपर वाली भी नीचे वाली भी। तो समान ये रेखाएं जो होती हैं वो अक्षांश के समानांतर होती हैं, इसमें सब पॉइंट नोट कर लेना। समताप रेखाएं प्राय अक्षांश के समानांतर होती हैं। अब देखिए जो समताप रेखाएं इनमें विचलन भी होता है, ऐसा नहीं है विचलन का मतलब ये होता है कि भाई यानी कि ये सेम लाइन जा रही है, यहाँ पर टेम्परेचर इस लाइन पर जो है इस अक्षांश पर सेम रहेगा,
इसका मतलब ये होता है कि इस स्थान पर हो सकता है यहाँ पर कहीं पर धरातल आ जाए, भूभाग आ जाए, वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ सकता है, लेकिन वरना इस स्थान पर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। कहने का मतलब इस अक्षांश पर इतना ही रहेगा। लेकिन इनमें विचलन भी हो जाता है। विचलन का मतलब ये होता है कि भाई कभी कभी क्या होता है, मौसम को देखते हुए, जैसे जनवरी में इनमें विचलन हो गया, जनवरी के उपरांत ऊपर की तरफ खिसक जाती हैं, ठीक है। जुलाई में इनकी स्थिति क्या होती है, वो स्थिति का अध्ययन यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप यहाँ पर नोट करेंगे, थर्ड पॉइंट, कि समताप रेखाओं में विचलन, समताप रेखाओं में विचलन विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में कब हो रहा है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध आप जानते होंगे, 0 डिग्री के ऊपर वाला हिस्सा ये पूरा उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है, और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है, ये आप पूरा जानते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थर्ड पॉइंट, समताप रेखाओं में विचलन विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में जुलाई की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, जुलाई की अपेक्षा, ठीक है, जनवरी में जो है, जनवरी में यहां पर अधिक स्पष्ट होता है, अधिक स्पष्ट होता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में क्या है, स्थलीय भाग अधिक है। क्योंकि यहां पर उत्तरी गोलार्ध की खास विशेषता ये है कि यहां पर स्थलीय भाग ज्यादा है, इसलिए यहां पर हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर जनवरी में जो है, यहाँ पर जो है विचलन अधिक होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बार बार धरातल भी आएगा, तो धरातल होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, विचलन बहुत ज़्यादा होगा। यानी आप पूरा देख पा रहे हैं, अगर आप पूरा ये देखिए, आपका पूरा ये मान लेते हैं, ग्लोब जो है आपका 2D, 2 आयामी ग्लोब है, तो 2 आयामी ग्लोब में आप देख पा रहे होंगे कि ज़्यादातर आपका पृथ्वी का धरातल है वो आपका उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है, ठीक है, मैप में देख पा रहे हैं। और मोस्टली जो समुद्र है वो आपके दक्षिणी गोलार्ध में है। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज़ जब उत्तरी गोलार्ध में मौजूद है, तो जब जनवरी का मौसम आएगा तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर में विभिन्नता भी होगी। तो वही चीज़ बताई गई है। अब देखिए अगले इमेज पर आते हैं, देखिए आप देख पा रहे हैं ये समताप रेखाएं किस तरह से परिवर्तित हो गई। यहाँ पर ये जनवरी का मौसम है, उत्तरी गोलार्ध की समताप रेखाएं बताई जा रही हैं, ये किस तरह से धरातल होने की वजह से समताप रेखाएं ये परिवर्तित हो गई, तो वो बताया जा रहा है, ठीक है। ये समानांतर समताप रेखाएं जो होती हैं ऊपर की तरफ एकदम मुड़ गई, तो वो यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लिया होगा आपने यहाँ पे थर्ड पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी में सब पॉइंट, थर्ड का पहला सब पॉइंट, जनवरी में समताप रेखाएं जो हैं ये महासागर के उत्तर और महाद्वीपों पर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती हैं। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध से संबंधित ही बोल रहे हैं, थर्ड का पहला सब पॉइंट, कि जनवरी में क्या होता है कि जनवरी में समताप रेखाएं जो होती हैं वो कहाँ चली जाती हैं, उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि महासागर के उत्तर में, महासागर जो है महासागरों के उत्तर में पहुंचेंगी ऐसे करके, ठीक है। और वहीं यहाँ पर अगर जो महाद्वीप की बात करें उत्तरी गोलार्ध में, तो वहां पर ये दक्षिण की तरफ आ जाती हैं, कुछ इस तरह से, समझ रहे हैं आप, ठीक है, दक्षिण की ओर विचलित हो जाती हैं। तो आपने ये स्थिति यहाँ पर देख ली। उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे टेम्परेचर भी बताया गया है, टेम्परेचर कहीं की ज़्यादा कहीं की कम, ठीक है। अब देखिए टेम्परेचर वगैरह इतना डीपली हम नहीं लिखेंगे, इतना डीपली हम टेम्परेचर वगैरह नहीं लिखेंगे। वैसे बताया गया है यहाँ पर कि साइबेरिया के मैदान पर ज़्यादा ये विचलन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ बताया गया 60 अंश पूर्वी देशांतर और 80 अंश उत्तरी और 50 अंश उत्तरी दोनों अक्षांशों पर जनवरी का तापमान, यहाँ पे तापमान का माध्य 20 डिग्री होता है, ठीक है। विषुवत रेखाओं पे बताया गया 27 डिग्री सेल्सियस से होता है यहाँ पे तापमान। तो ये तापमान वगैरह इतना नोट नहीं करेंगे, बस हमने ये देख लिया विचलन हो क्यों रहा है और विचलन कहाँ पर कैसा हो रहा है वो हमने देख लिया कि कैसे जो समताप रेखाएं उन्हें विचलन हो रहा है, टेम्परेचर वाली रेखाएं हैं वो परिवर्तित हो रही हैं। तो हमने यहाँ पर हमने वो भी देख लिया कौन से महीने में परिवर्तित हो रही हैं, ठीक है, कौन से महीने में उन्हें विचलन हो रहा है, किस तरफ हो रहा है। तो आपने देख लिया उत्तरी गोलार्ध में महासागरों में उत्तर की तरफ हो रहा है और वहीं जो आपकी भूमि है, धरातल है, वहां पर दक्षिण की तरफ विचलन हो रहा है, ठीक है। तो वो भी चीज़ आपने नोट डाउन कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो उत्तरी गोलार्ध के बारे में थी पूरी जानकारी। अब बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध की। दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो रहा है, दक्षिणी गोलार्ध की बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए दक्षिणी गोलार्ध में तापमान पर क्या है, महासागरों का स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे महासागर ही महासागर है दक्षिणी गोलार्ध में। आप ऊपर इमेज में जाएं, यानी सबसे ज्यादा महासागर कहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, महासागरों का स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है इस पर, ठीक है। यहाँ समताप रेखाएं लगभग अक्षांशों के समानांतर ही चलती हैं और उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा इनमें भिन्नता भी कम तीव्र होती है। यानी उत्तरी गोलार्ध में तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस बहुत कम होता है, ये आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी में बताया गया है पांचवा पॉइंट, यहाँ पर बताया गया है इसी में अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट। अब देखिए ये तो दक्षिणी गोलार्ध की बात हुई, दक्षिणी गोलार्ध में बताया गया कि यहाँ पे यहाँ डिफरेंस नहीं होता है। अब पांचवा पॉइंट स्वतंत्र रूप से है। पांचवें पॉइंट में कहा गया है कि भाई जुलाई में जो समताप रेखाएं होती हैं ये प्राय अक्षांशों के समानांतर चलती हैं, जनवरी में ही विचलित होती हैं, जुलाई में विचलित नहीं होती हैं। अगर जुलाई की बात करें तो विषुवत रेखीय महासागरों का तापमान जुलाई में, ठीक है, ये कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है हमें।
यानी कि जो विषुवत रेखा पर स्थित महासागर का तापमान उस समय क्या होता है, जुलाई के समय 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक ही होता है वहां पर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है इसी में सब पॉइंट, सेकंड सब पॉइंट इसी में, कि 40 डिग्री उत्तरी और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाता है। यानी यहाँ पर जुलाई वाले सीजन में जो आपके समताप रेखाएं हैं, समताप रेखाओं में जुलाई वाले सीजन में 40 डिग्री उत्तरी और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर तापमान जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, ये 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज होता है। यानी अभी तक आपने जो ऊपर पॉइंट में जिक्र किया, तीसरे पॉइंट में चौथे पॉइंट में, ये मेनली जनवरी के तापमान के अकॉर्डिंग बताया गया था कि जनवरी में विचलन कितना हो रहा है। यानी ये वाला भी था, जनवरी के तापमान को बताया गया था यहाँ पर। ठीक है, यानी उत्तरी गोलार्ध में जनवरी के तापमान का इफेक्ट बताया गया था, यहाँ पर भी जनवरी के ही तापमान का इफेक्ट बताया गया था। पांचवा पॉइंट जो है वो जुलाई के तापमान के बारे में बता रहा है कि जुलाई के तापमान में उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में क्या क्या डिफरेंस आएगा वो बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये नोट कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये तो आपका बात फिनिश हो गई, आपने जनवरी और जुलाई दोनों देख लिया उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। अब बात कर लेते हैं आगे। अब देखिए हमारे यहाँ यानी हमारी पृथ्वी पर जो सर्वाधिक तापांतर है वो आपके यूरेशिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है और ये लगभग 60 डिग्री सेल्सियस है। मैं मैप में दिखा देता हूँ। यूरेशिया महाद्वीप आप जानते होंगे, यूरोप और एशिया के महाद्वीप को मिलाकर यूरेशिया बोला जाता है। तो इसका जो उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी का मतलब ये होता है ये वाला रीजन, यानी ये तो ऊपर उत्तर और पूर्वी, यानी ये रीजन, यहाँ पर सबसे ज़्यादा तापांतर देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर एकदम माइनस में टेम्परेचर मिलेगा और इसके बगल में समुद्र है, यहाँ पर कुछ अलग तापमान मिलेगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है लगभग 60 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ जाता है यहाँ पर। यहाँ का तापमान कुछ ज़्यादा है और यहाँ का तापमान माइनस में चला जाएगा, तो इनका डिफरेंस जो है यहाँ के और यहाँ के तापमान में ये 60 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ जाता है। तो ये तापांतर आपको समूची पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा देखने को यहीं पर मिलता है, उत्तर पूर्वी रीजन में। ठीक है, साइबेरिया के उत्तर पूर्वी रीजन में। तो यहाँ पर साइबेरिया बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये यूरेशिया महाद्वीप के। ठीक है, तो छठा पॉइंट आप नोट कर लेना। आप आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है महाद्वीपीयता। महाद्वीपीयता का मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब यही होता है कि भाई जो महाद्वीपों के किनारे होते हैं वहाँ पर जो है तापमान अलग होता है और महाद्वीपों के अंदर तापमान अलग होता है, इसे महाद्वीपीयता बोलते हैं। क्योंकि महाद्वीप का मतलब ये होता है कि महाद्वीप समुद्र से जुड़े होते हैं, समुद्र के किनारों पर तापमान अलग होता है और जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है अंदर का तापमान भिन्न होता है, तो इसे महाद्वीपीय प्रभाव बोला जाता है। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला सब पॉइंट है, इसी में सबसे कम अगर हम तापांतर देखें, तापांतर में ताप का डिफरेंस देखें तो 20 डिग्री दक्षिणी और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच सबसे कम पाया जाता है तापांतर। ठीक है, यहाँ पर तापांतर आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, चाहे जनवरी का मौसम हो या जुलाई का मौसम हो, इनमें तापांतर बहुत कम देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा तापांतर अगर देखना है तो वो कहाँ मिलेगा? आपका यूरेशिया महाद्वीप का उत्तर पूर्वी रीजन, यहाँ पर सबसे ज़्यादा तापांतर देखने को मिलेगा। तापांतर का मतलब क्या है? ताप में अंतर, ताप में अंतर। तापांतर यानी कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो हिंदी नहीं समझ पाते हैं या अंग्रेजी माध्यम से जिन्होंने बाद में हिंदी माध्यम ले लिया। तो तापांतर का मतलब ये है कि टेम्परेचर में डिफरेंस जो है, यानी एक टेम्परेचर जो है धरातल का है, यानी कि यहाँ पर जो आपका ये आपका भूभाग है, भूभाग का टेम्परेचर, और बगल में जो समुद्र बह रहा है उसका टेम्परेचर, उसके किनारों का टेम्परेचर। तो इसमें और इसके टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस बताया गया है कि 60 डिग्री सेल्सियस का करीब डिफरेंस होता है। क्योंकि इस रीजन में माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, लेकिन यहाँ पर माइनस में नहीं जाता है, यहाँ पर समुद्र नहीं जमते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है तापमान का व्युत्क्रमण। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, तापमान का व्युत्क्रमण इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? इससे प्रश्न आया हुआ है आपके यूपीएससी एग्जाम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट सभी कुछ है यहाँ पर, यूपीएससी के लिहाज से एनसीईआरटी पूरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए बता दिया क्योंकि प्रश्न आया हुआ है, मैंने देख लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोग जानते हैं वैसे तापमान में सामान्य हिनास दर होती है, जैसा कि अभी आपने यहाँ पर देखा था कि तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है। यानी जैसे जैसे 1 किलोमीटर ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे, 1000 मीटर ऊंचाई पर पहुंचते जाएंगे, तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है। लेकिन तापमान व्युत्क्रमण का मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ही मतलब ये है, यहाँ पर स्थिति थोड़ी बदल जाती है। ठीक है, यहाँ पर स्थिति बदल जाती है। यहाँ पर क्या होता है, थोड़े समय के लिए तापमान बढ़ता नहीं है, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम हो जाता है। ठीक है, यानी तापमान कम नहीं होता है बल्कि बढ़ जाता है। ठीक है, यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बढ़ जाता है, तो इसे तापमान का व्युत्क्रमण कहा जाता है। तो यहाँ पर आप इसमें लिख लेना पहला पॉइंट इसमें तापमान का व्युत्क्रमण में कि सामान्यतः तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है, पर कई बार स्थिति बदल जाती है और सामान्य ह्रास दर उलट हो जाती है। इसे तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं, व्युत्क्रमण कहते हैं। अब देखिए ये जो है ये बहुत थोड़े समय के लिए होता है, परमानेंट नहीं होता है, बहुत थोड़े समय के लिए व्युत्क्रमण होता है।
अब एग्जाम्पल बताया गया है कहाँ कहाँ विक्रमण हो रहा है। सबसे पहला एग्जाम्पल दिया गया है सर्दियों का। सर्दियों में विक्रमण कैसे होता है तापमान का। देखिए सर्दियों में आपको पता है कि सर्दियों में कोई बादल बनते नहीं है आसमान में। सर्दियों में मेघविहीन रातें होती हैं। मेघविहीन का मतलब कोई बादल नहीं होते हैं आसमान में, ठीक है, यानी मेघविहीन लंबी रात होती है। वायु जो होती है वो शांत होती है एकदम। तो ये व्युत्क्रमण के लिए एक आदर्श दशाएं हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं आदर्श दशाएं, वो बताया गया है। मेन चीज ये है, आपको पता होगा कि आसमान में जब बादल होते हैं तो बादल क्या करते हैं, ऊष्मा का अवशोषण कर लेते हैं। ऊष्मा अवशोषण होने की वजह से ऊष्मा बादलों में भर जाती है और आप देखते होंगे मौसम में गर्मी बढ़ जाती है, क्योंकि बादल जब तक ठंडे बादल बरसेंगे नहीं तब तक वो ऊष्मा जो है नीचे की तरफ छोड़ते रहेंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता होगा कि आपने पढ़ा भी होगा, काफी बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि साफ बादलों वाली रातों की अपेक्षा मेघ रहित यानी मेघ रहित बादलों की रात की अपेक्षा मेघ वाली जो बादल की रातें होती हैं वो गर्म होती हैं। गर्म इसलिए होती हैं कि वो पृथ्वी से निकली ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं, उसे बाहर अंतरिक्ष में निकलने नहीं देती हैं, ठीक है। इसलिए खुले मौसम वाली जो रातें होती हैं वो एकदम नॉर्मल होती हैं, ठंडी होती हैं। वहीं जो बादल वाली रातें होती हैं वो गर्म होती हैं। तो सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में ये होता है कि सर्दियों में बादल बनते नहीं हैं। बादल नहीं बनने की वजह से क्या होता है कि ऊष्मा जो होती है, पृथ्वी का जो थोड़ा बहुत टेम्परेचर होता है वो डायरेक्ट ऊपर निकल जाता है। तो ऊपर निकलने की वजह से क्या होता है कि पृथ्वी का जो भूपृष्ठ है, पृथ्वी का जो नीचे वाली स्थिति है, जमीन जो है वो एकदम ठंडी पड़ जाती है, क्योंकि ऊष्मा तो बिल्कुल ऊपर निकल गई। तो ऊष्मा जब ऊपर निकलेगी, बादल ने अवरोध नहीं किया, यहाँ पे बादल है ही नहीं, तो ये पृथ्वी एकदम ठंडी पड़ जाती है। तो ये ठंडी पड़ने वाली अवस्था है, ये व्युत्क्रमण बोला जाता है, तापमान का व्युत्क्रमण बोला जाता है इसे। तो यहाँ पर वही है कि दिन में प्राप्त ऊष्मा रात के समय विकृत कर दी जाती है और सुबह तक भूपृष्ठ अपने ऊपर की हवा से अधिक ठंडा हो जाता है। यानी ऊपर जो हवा थी, पृथ्वी के धरातल के ऊपर जो हवा थी वो इतनी ठंडी नहीं है जितना इसका धरातल ठंडा हो गया। तो ये जो डिफरेंस है इसे तापमान का व्युत्क्रमण बोला जाता है। ये पहली घटना आप नोट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब देखिए ध्रुवीय क्षेत्रों में व्युत्क्रमण पूरी साल होता है, यानी इस तरह का व्युत्क्रमण, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में बादल बनते नहीं है तो वहां पर लगातार जो है ऊपर की वायु जो होती है इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं होती है, लेकिन नीचे धरातल जो है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में ये तापमान व्युत्क्रमण होना सामान्य है। यहाँ पर लिख लेना इसी में सेकंड सब पॉइंट। अब अगली बात बताई गई है कि अगली बात व्युत्क्रमण कहाँ होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर व्युत्क्रमण के कारण आपका जो है जो कोहरा है वो भी व्युत्क्रमण के कारण बनता है, तापमान के व्युत्क्रमण के कारण ही बनता है। तो कोहरा कैसे बनता है बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि भाई जब धुआं या धूलकण व्युत्क्रमण स्तर के नीचे एकत्र होकर चारों ओर फैल जाते हैं। व्युत्क्रमण स्तर का मतलब ये है कि धरातल के ऊपर जो है यानी कि एक स्तर बना हुआ है, ठीक है, तो उस स्तर के नीचे क्या है कि भाई धुआं और धूलकण ये फैल जाते हैं, उससे ऊपर उठ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है यहाँ पर, ठीक है, नीचे एकत्र होकर फैल जाते हैं, जिससे वायुमंडल का निम्न स्तर भरने से क्या होता है, यहाँ पर वायुमंडल का निम्न स्तर भरने से सुबह के समय सर्दियों में सुबह के समय घने कोहरे की रचना हो जाती है। यहाँ पर आप नोट कर लेना कि धुआं तथा धूलकण व्युत्क्रमण स्तर से नीचे एकत्र होकर चारों ओर फैल जाते हैं, जिससे वायुमंडल का निम्न स्तर भरने से सर्दियों में सुबह के समय घने कोहरे की रचना होती है। लेकिन ये घना कोहरा ज़्यादा देर तक नहीं टिकता, जैसे सूर्य का प्रकाश जैसे ही आया तो वैसे ही ये समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक व्युत्क्रमण का ताप का व्युत्क्रमण का ही प्रभाव है, कोहरा जमना, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अगली स्थिति बताई गई है कि भाई ताप का व्युत्क्रमण और कहाँ देखने को मिलता है, पहाड़ियों पर और पर्वतीय क्षेत्रों में। यहाँ पर वायु अपवाह की वजह से व्युत्क्रमण की उत्पत्ति जो है यहाँ पर होती है। कैसे होती है वो बताएंगे अभी आपको, कि वो पहाड़ियों पर्वतीय क्षेत्रों में है, वायु अपवाह के कारण व्युत्क्रमण की उत्पत्ति होती है। अब मैं बता रहा हूँ कैसे होती है। यहाँ पर होता ये है कि भाई रात में यहाँ पर आप जानते हैं ठंडी हवा जो होती है वो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से उसमें आर्द्रता आ जाती है। आर्द्रता होने की वजह से क्या हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है और घनीभूत हो जाती है, ठीक है, घनी हो जाती है, तो लगभग एक जल की तरह बन जाती है। और नीचे से गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होता है तो हवा को नीचे की तरफ खींचता है। तो ये हवा जो ठंडी हवा होती है या फिर बहुत भारी हवा होती है, वो जो आपकी पहाड़ों की घाटी है, तो घाटी की तली में गर्म हवा के नीचे इकट्ठी हो जाती है। यानी एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कि ये पहाड़ है, यानी ये पूरा पहाड़ी है, ठीक है, ये पूरा पहाड़ी है और ये पहाड़ की ये घाटी है, ठीक है। अब घाटी के ऊपर तो गर्म हवा मौजूद है, अब यहाँ पर जो ठंडी हवा थी, यानी यहाँ पर ऊपर जो हवा थी, ये थोड़ी आर्द्रता इसमें आ गई। आर्द्रता आने के उपरांत ये हवा थोड़ी ठंडी हो गई, घनीभूत हो गई, तो गुरुत्वाकर्षण बल ने हवा को नीचे खींच लिया। तो ये हवा जो थी गर्म हवा के नीचे यहाँ पर जम गई, इकट्ठी हो गई। तभी आप देखते होंगे कि जो घाटियाँ होती हैं अक्सर पहाड़ियों वगैरह की, ठंडी पाई जाती है। ठंडी इसी वजह से होती हैं क्योंकि वहाँ पर भी तापमान का व्युत्क्रमण देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही स्थिति बनती है, ठीक है। तो ये एकत्र हो जाती है और ये इसे वायु अपवाह कहते हैं। ये क्या बन जाती है, वायु अपवाह वाली स्थिति यहाँ क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर अब मैं बोलता जा रहा हूँ, वैसे ही आप लिखेंगे कि यहाँ रात की ठंडी हवा
गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में भारी और घनी होकर घाटी की तली में गर्म हवा के नीचे एकत्र हो जाती है। इसे वायु अपवाह कहते हैं। इसे वायु अपवाह कहते हैं। यानी कि अब आप समझ गए होंगे किस तरह से पहाड़ियों पर्वतीय क्षेत्रों में ताप का विक्रमण हो रहा है। ठीक है, विक्रमण का प्रभाव आपको कैसे देखने को मिल रहा है, तो वो चीज़ें आपके सामने मैंने डिफाइन कर दी हैं, आपने नोट डाउन भी कर ली हैं और आई होप आपको समझ में भी आ गई हैं। अब चलिए यहाँ पर एंड में जाते जाते ये यहाँ पर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया हुआ है। वैसे तो मैं स्किप करवा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं नोट के रूप में लिखवाते जाऊँगा। यहाँ पे ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, ये प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत एक है, उसकी यहाँ पर व्याख्या बताई गई है। यानी प्रकाश के बारे में क्वांटम सिद्धांत है पूरा ये, तो वो बताया गया कि भाई प्लैंक का नियम ये कहता है, ये प्लैंक साइंटिस्ट हैं ये, कि एक वस्तु जितनी गर्म होगी वह उतनी ही अधिक ऊर्जा का विकिरण करेगी। या सूर्य का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया जा रहा है कि भाई कोई वस्तु जितनी ज़्यादा गर्म होगी उतनी ज़्यादा ऊर्जा का विकिरण निकलेगी उसमें, और उसकी तरंग दैर्घ्य जो होगी उतनी ज़्यादा लघु हो जाएगी। ये प्लैंक का नियम कहता है, ये नोट करके आप लिख लेना। ठीक है, अब इसी में ही सब पॉइंट बताया गया है इसी में कि 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की हमें आवश्यकता है वह विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। जिसके द्वारा हम तापमान उसका बढ़ाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। देखिए ये सब कॉन्सेप्ट जो है ये फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हैं, विज्ञान के कॉन्सेप्ट हैं। तो तभी मैं आपसे कहता हूं कि आप एनसीईआरटी जो है विज्ञान उसे आप मिस ना करें, उसे पढ़ लें। 6 से लेकर 10 तक की चैनल पर अवेलेबल है, शांति में हमने पढ़ाई है बहुत अच्छे तरीके से, आप उसे पढ़ लें, स्किप ना करें। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं बेसिक कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएंगे। और देखिए आज का चैप्टर मूलतः मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, जिसका मैथ अच्छा होगा या फिर जैसे जोड़ना घटाना आता होगा उसे समझ में आ गया होगा। तो कम से कम अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बेसिक मैथ तो आना ही चाहिए। वैसे यूपीएससी में मैथ का इतना ज़्यादा रोल है नहीं, लेकिन फिर भी आपको बेसिक मैथ तो आना चाहिए, कम से कम चीज़ों को जोड़ घटा सकें। अब देखिए मैं आप लोगों से यही आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, पूरी तरह समझ में आया होगा, और आप साथ के साथ नोट्स भी बना रहे होंगे। देखिए मेरा पूरा भरसक प्रयास यही रहता है कि आपको गुणवत्तापूर्ण कंटेंट मिले। हर बार कोशिश यही रहती है, चाहे बेशक एक दिन डिले हो जाए दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको चीज़ें समझ में आए, गुणवत्तापूर्ण कंटेंट मिले। तो आई होप आप लोग प्रॉपर वे में नोट्स भी बना रहे होंगे, साथ ही साथ रिवीजन भी करते रहिए। इसके अलावा दूसरी बात और मुझे बोलनी थी, दूसरी बात ये थी कि कम से कम आप यूपीएससी के जो पेपर हैं प्रीवियस ईयर के उन्हें उठा के देखते तो रहिए। तो आपको एक कन्फर्म तो हो जाएगा कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छा है या नहीं है। यानी कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे हैं मेरे स्टूडेंट जो है वो उठा के देखते हैं पेपर, कहते हैं सर आपके नोट्स हैं उनसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, हमारे कोचिंग के नोट्स हैं वो भी सॉल्व नहीं करवा पाते हैं क्वेश्चन। तो यही डिफरेंस होता है, यानी एनसीईआरटी को बेस बनाकर पढ़ाने में और ओरली पढ़ाने में। ओरल में ये होता है कि भाई जल्दी जल्दी सब चीज़ें समाप्त तो हो जाती हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग लगती हैं कहानी कथन के रूप में, लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ पे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे इंटरेस्ट सवाल सॉल्व करने में लगाना है, केवल टाइम पास करने में नहीं लगाना है। यानी कोचिंग वाले क्या करते हैं, वहाँ पर उन्हें फीस भी लेनी है आपसे, तमाम किताबें भी रिकमेंड कर देते हैं वो लोग। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें केवल हम सेल्फ स्टडी के पर्पज से पढ़ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे नोट्स एक बार बना लिए और यही नोट्स हमारे प्री मेंस सब में काम आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग प्रॉपर वे में नोट्स बनाते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।